लास्ट लेक्चर में हमने एक होमवर्क दिया था, ये दिस इज द सिस्टम, और हमने पूछा था इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है ना, स्मॉल एम का भी और कैपिटल एम का भी। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, दिस इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस x नॉट। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम। तो भाई यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। व्हाट आर द फोर्सेज? mg vertically down and normal to the incline, ये एंगल अगर थीटा है तो ऐसे, एंड तीसरा फोर्स जो है टेंशन का फोर्स इधर। मुझे लगता है ये सबने सही ड्रॉ किया था, जितने बच्चे भेजे मुझे सबका ये सही था। कोई भी नॉर्मल रिएक्शन इधर नहीं लगाया था। एक बच्चा कोई था जिसने नॉर्मल इधर लगाया था, इस तरफ। तो बच्चों देखना, ये इस तरफ हॉरिजॉन्टल नहीं है, नॉर्मल इधर है, इस सरफेस के। सर वो गलती से ड्रॉ किया था मैंने। अच्छा। गलती से ड्रॉ हो गया था। ठीक है, कोई बात। सर अब हम लोग कैपिटल एम का ड्रॉ करते हैं। कैपिटल एम का जब ड्रॉ करने के लिए बोला था तो कहा था assume the pulley is part of capital M। कैपिटल एम को अलग से दिखा दिया। व्हाट आर द फोर्सेज? पहला कैपिटल एम जी डाउनवर्ड। बच्चे सारे नहीं आए अभी तक। दूसरा यहां से n, चूंकि यहां n लिया तो यहां पे कुछ अलग ये होगा, लेट्स n1। A spring compressed है, so it will apply force in this direction, k x naught। A small m इस पे लगा रहा है फोर्स, ये इस पे इस डायरेक्शन में, तो ये इस पे इधर। डायरेक्शन देखो, इधर दिखाएंगे, इधर। इसका वैल्यू n, तो इसका भी n लिखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ से। और जो मिसिंग पॉइंट था बच्चों तुम्हारा, वो ये था, तो वो पुली को खींच रहा है वो टेंशन, ये टेंशन का फोर्स इधर, और ये भी टेंशन का फोर्स इधर इधर। सो ये हो गया एफबीडी ऑफ कैपिटल एम। सो अगर ऐसा सिस्टम दिया हुआ, ईशान ने कहा सर केएक्स का फोर्स तो स्मॉल एम पे भी लगेगा। मैंने बताया नहीं, केएक्स का फोर्स सिर्फ कैपिटल एम पे लग रहा है, स्मॉल एम पे नहीं लग रहा। एफबीटी में हम स्मॉल एम पे केएक्स का फोर्स नहीं दिखाएंगे। और मैं उससे पहले जो एग्जांपल लिया था उसका मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि मैंने ये समझाया था कि ये F1 लग रहा है यहाँ पे, और M2 कुछ लगा रहा है, लेट्स इस लगा रहा है N डैश, पुश करेगा, पुशिंग फोर्स। ईशान याद आया ये सवाल? हाँ सर। अब क्या हमने F2 M1 पे लगाया? नहीं नहीं लगाया। F2 M3 पे लग रहा है ना। ऑल्दो मैं ये भी समझा देता हूं कि F2 का वैल्यू अलग अगर होगा, F2 हम चेंज करेंगे तो ये N डैश चेंज हो जाएगा। मतलब F2 हम डायरेक्टली नहीं लगा रहे हैं M1 पे, इनडायरेक्टली M2 के थ्रू लगवा रहे हैं, M2 के थ्रू। तो जब भी ड्रॉ करेंगे तो M1 का एफबीडी में F2 नहीं आएगा। M1 का एफबीडी में M2 कितना M1 पे लगा रहा है वो आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? हाँ सर। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने
कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो लिखे थे, और हमने लिखवाया था कि सबसे पहले चूज द बॉडी, बॉडी चूज कर लिए, किसके मोशंस को एनालाइज करना है ये पता करना है। आगे चल के ये तुम्हें समझ में आएगा कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी चूज कर लिया, देन उस पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं वो रिकॉग्नाइज करना है, फोर्सेज पहचानने हैं, है ना, टेंशन है, एमजी है ना, और ऐसे मिस्टेक्स नहीं करने हैं। और देन जब टेंशन सारे फोर्सेज पहचान लिए तो उसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है। कौन से फोर्सेज का? फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ऑन को अंडरलाइन किया था क्या सारे बच्चे? ऑन को अंडरलाइन करवाया था। हमने ये कहा था कि जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसी को दिखाना है, बॉडी किसी पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको नहीं दिखाना है। तो तुम लोग रेड कलर से वहां लिख भी दो, शायद मैंने कहा नहीं था तुम्हें, डोंट ड्रॉ फोर्सेज अप्लाइड बाय द बॉडी, है ना, शायद लिखवाया था कि नहीं पता मुझे। तुम लोग रेड कलर से लिख लो, डू नॉट ड्रॉ फोर्सेज अप्लाइड बाय द बॉडी, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से कोई दूसरा जितना उस पर अप्लाई करेगा, थर्ड लॉ से कहोगे वो भी उतना अप्लाई करेगा। क्लियर ना? तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ करना सीखा। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आगे बताया था, नाउ रिजॉल्व द फोर्सेज। फोर्सेज को क्या करना है? रिजॉल्व करना है। अब किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है वो डिपेंड करेगा किस सिचुएशन क्या है। तो क्या स्टेटमेंट ये लिखाया था क्या? हाँ सर। ठीक है, रिजॉल्व द फोर्सेज लिख लेना। रिजॉल्व द फोर्सेज किस डायरेक्शन में? अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अब ये योर कन्वीनियंस क्या होगा वो मैं समझाऊंगा कि किधर रिजॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड लास्ट स्टेप क्या था? अप्लाई न्यूटन्स लॉ, मतलब राइट इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। सो दिस इज द होल प्रोसेस जिसके थ्रू हम न्यूटन्स लॉ में आगे बढ़ेंगे। ओके, सो शुड आई स्टार्ट? लास्ट क्लास में एफबीडी ड्रॉ करना सीख लिया था, अभी हम एफबीडी भी ड्रॉ करेंगे और न्यूटन्स लॉ के सवाल भी करेंगे। सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन ड्रॉप लिखना है। देखो मैंने बहुत ही आसान सा सवाल ले रहा हूं, जिंदगी का सबसे आसान सवाल। अब देखो दो ब्लॉक है और दो स्ट्रिंग से अटैच्ड है। दिस इज शोन इन द फिगर। स्ट्रिंग आइडियल है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है और ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। तो मुझे T1 निकालना है, मुझे T2 निकालना है। फाइंड T1 एंड T2। तो मैं पहले कहता हूं कि मुझे T2 निकालना है, तो किस बॉडी का एफबीडी में ड्रॉ करूं? M2 हमें पहचान लिया कि M2 का एफबीडी ड्रॉ करना है। M2 पे फोर्सेस कौन से हैं? M2G, mg, और कौन सा फोर्स है? T2। नहीं तो T1 लग रहा है क्या M2 पे? नो नहीं लगता है। सर, स्क्रीन ब्लॉक हो गई। नहीं सर बराबर है। नहीं सर, वही हुई है।
सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा स्क्रीन। सो M2 पे ये दो फोर्स है और मैं क्या देख रहा हूं, M2 रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, एक्सेशन क्या है, 0 है। दैट मीन्स नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0 है ना। ग्राउंड का फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम लेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है, तो क्या लिखेंगे, T2 ऊपर है, M2G equal to नीचे है, M2G. दिस इज द नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू G। ठीक है, है ना। सो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2G। M2G. बच्चों ये वेक्टर समेशन 0 होना चाहिए, वेक्टर। इसलिए अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड को निगेटिव लिया। अब हमें T1 निकालना है, किसका एबीडी ड्रॉ करें, M2 के एबीडी से काम चलेगा क्या, M1 का निकला नहीं है। सर, M तो देखो ये नहीं हमें सर। डिसाइड करना पड़ा ना किसका एबीडी ड्रॉ करना है, M1 का। M1 पे ऊपर का फोर्स T1, T1 फोर्स M1G, और कौन सा फोर्स, T2। T2. M2 का T2 है ना? T2 T2 अच्छी बात है कि T2 हमने निकाल लिया है। इसका भी, ये भी एक एक्सेशन 0 है, नेट फोर्स 0 होगा। सो T1 ऊपर माइनस T2 माइनस M1G दैट इज इक्वल टू 0। सो T1 विल बी M1 प्लस M2G। जिंदगी का सबसे आसान सवाल सॉल्व कर लिया। है ना। बच्चों दो स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को ऐसे वर्टिकल प्लेन में हैंग किया। A block of mass M is equal to 5 kg is hang in vertical plane by means of two strings as shown. Find T1 and T2. सो ऋषिकेश बताया कि सर इस पे 3 फोर्स है, एक इधर है mg, एक इधर है T2 और एक इस पे m पे फोर्स लगा है। तो देखो डायरेक्शंस किधर दिखाएंगे, इधर रेड कलर से दिखा रहा हूं T1। अब देखो फोर्सेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। वेक्टर समेशन 0 होना है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्सेज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। पिछला सवाल आसान था, फोर्सेज ऑलरेडी रिजॉल्व ही थे, एक ही डायरेक्शन में थे। तो बात आती है कि फोर्सेस को रिजॉल्व किस डायरेक्शन में करूं। तो यहाँ पे थोड़ा आसान दिख रहा है, ये इसको x ले लेता हूं, इसको y ले लेता हूं। तो हमें ये आसान ये दिख रहा है कि एक फोर्स तो ऑलरेडी y डायरेक्शन में, एक x डायरेक्शन में है। रिजॉल्व करने की जरूरत सिर्फ T2 को है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिजॉल्व T2। और सारे बच्चों से मैं सिर्फ यही कहा था कि वेक्टर में रिजोल्यूशन आ जाए, बस खुश रहो, इतना ही जरूरत है। T2 cos 37, कितना आसान है यार, फिजिक्स तो इतना आसान कुछ हो नहीं सकता है। T2
cos 37 और T1 इधर sin 37, सॉरी T2 sin 37। अब ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा। हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे? T1 इधर, T2 cos 37 इधर, T2 cos 37 इधर माइनस T1 इज इक्वल टू 0। T2 cos 37 इज इक्वल टू T1, लेकिन ना तो T2 पता है ना T1 पता है। देखते हैं, कुछ और करते हैं। So for y direction, T1 sin 37 T2 minus sin mg 37 equal to 0. equal to mg. So T2 into sin 37 is 3/5 is equal to 5g so T2 comes out as 250/3 Newton. Once you got T2 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तुम्हें T1 भी आ जाएगा। T1 equal to 250/3 into 4/5 Newton, that is equal to 200/3 Newton. 200/3 Newton। अब मान लो इसी सवाल को आईआईटी को पूछना है, पता है वो कैसे देगा? वो देगा इस पे जो फोर्सेज लग रहा है स्मॉल एम पे, T1 वेक्टर लग रहा है, T2 वेक्टर लग रहा है, mg लग रहा है, तो T1 प्लस T2 प्लस mg इज इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन देगा, कौन सा ऑप्शन ट्रू है ना? T1 प्लस T2 माइनस mg इज इक्वल टू 0। Which option is true? First. ये समझ में आ गया, पहला ऑप्शन ट्रू था। आगे बढ़ते हैं। There is a sphere and this is placed between two walls. One is inclined, another is vertical. इसका मास m है। मुझे यहाँ बताना है कि इस पे फोर्सेज कौन कौन सा लग रहा है। पहला तो एफबीडी ड्रॉ करो। मुझे लगता है कि सबको आता है एफबीडी ड्रॉ करना। एक हो गया mg, दोनों वॉल के नॉर्मल फोर्स, इसका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा N1। लेट्स पूछेगा वर्टिकल वॉल कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, इसका फोर्स हो जाएगा N2 है ना। अब मुझे ये देखना है कि इसका एंगल देख लेते हैं।
So if this is theta, this angle is theta बच्चों, this angle is theta, this is 90 minus theta, तो this angle is theta. समझा क्या? ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, ये वर्टिकल. So if you resolve, अभी फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करें? एक्स और वाई में रिजॉल्व करूं? अब सुनना, बहुत जगह पे, बहुत बुक्स में, बहुत सारे टीचर्स जनरली एफबीडी जब ड्रॉ कराते हैं तो एक ही पॉइंट से सारे फोर्सेस को दिखाते हैं. मैं जनरली प्रीफर करता हूं कि जहां पे फोर्स लग रहा है वहीं पे दिखाऊं, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन इफेक्ट थोड़ा ज्यादा आता है. तो कुछ जगह पे या कुछ बुक्स में तुम देखोगे ऐसे लिखा आता है mg, ऐसे एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो n1 इधर और n2 ऐसे. लेकिन उसमें डायरेक्शंस दिखाने में, ऐसे दिखाने में अच्छा होता है कि फोर्सेस को अच्छे से रिजॉल्व कर ले, बट मुझे ये दिखाना ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज मुझे रियली पता है कि यहाँ पे n1 लग रहा है, यहाँ पे n2, कोई फोर्स मिस नहीं होता. तो जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे ड्रॉ करो. अब इसका एंगल दिखा देना कि कहाँ है, वर्टिकल से ये थीटा है. सो व्हाट वी विल डू, ये तीन फोर्स का समेशन 0 है. अभी भी मुझे पता है इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ब्रेक कर लेते हैं बिकॉज दो ऑलरेडी रिजॉल्व है, एक को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो मैं डायरेक्टली अब इक्वेशंस लिख रहा हूं. क्या लिखूं? n2 cos theta minus cos n1 थीटा is इज equals इक्वल to टू 0. mg. अब डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना? एकदम सही बताया. Yes, और sir. n1 इज N2 sin इक्वल theta is N2 equal sin to theta N1. is equal to N1. ये दो इक्वेशन में किसी को तकलीफ नहीं होगा. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सवाल में. अच्छा, एक पुली है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड एक ब्लॉक है, स्मॉल एम, ये इक्विलिब्रियम में है. सवाल ये है, फाइंड hinge force on the pulley. Assume pulley is massless. Assume pulley is massless. मतलब पुली का मास नहीं है, नेग्लिजिबल है. अब बताओ मैं किसका एबिलिटी ड्रॉ करूं? पुली पुली का एबिलिटी ड्रॉ करता हूं. पुली कोशिश कौन सा लग रहा है? देखो, एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन टी नीचे लगेगा ना, टी, और यहाँ पे टेंशन लेफ्ट में. टी, चूंकि एक ही स्ट्रिंग है सेम. और कोई फोर्स लगा रहा है? हिंज लगा रहा है. लेकिन ये हिंज किधर लगा रहा? फोर्स इधर की इधर की इधर, नहीं पता. तो जब फोर्सेस का डायरेक्शंस नहीं पता कि एग्जैक्टली वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है,
तो क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं कि हिंज का एक कंपोनेंट फोर्स का है y डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट है फोर्स का x डायरेक्शन में. When we don't know the direction of force, मुझे नहीं पता चल रहा है, तो क्या कर लेंगे, मान लेते हैं एक कंपोनेंट x में उसका और एक कंपोनेंट y में. ओके. या कोई कह सकता है सर लेट्स नेट फोर्स x n है और ये यहां से थीटा एंगल पे, ऐसे भी मान सकते हो. तो दो वेरिएबल आएगा, एक n और थीटा. यहां भी दो वेरिएबल है, nx और ny. तो जैसे भी लिखना है. तब चूंकि ये पुली इक्विलिब्रियम है, सो व्हाट वी विल राइट nx इक्वल टू t, ny इक्वल टू t लिख लेंगे. लेकिन t क्या है, t तो पता नहीं. टू फाइंड t व्हाट वी विल डू. अब तो तुम लोग ब्रिलियंट हो. BD of M. स्मॉल m T is equal to mg. स्मॉल m का एबिलिटी ड्रॉ करेंगे mg और ये t. तो t इक्वल टू mg. देखो हमें डिसाइड करना पड़ा ना कि स्मॉल m का एबिलिटी ड्रॉ करेंगे. तो पहले ये निकाल लिया, फिर यहां निकाल लिया. nx इक्वल टू t, ny इक्वल टू t. बट सवाल क्या पूछा है, फाइंड हिंज फोर्स. तो नेट फोर्स हिंज का जो होगा दैट इज Into plus क्या लिखूं, nx plus ny. nx प्लस ny मतलब 2mg लिखूं क्या. इज इट करेक्ट, Yes, sir. इज इट Yes, करेक्ट, sir. इज इट करेक्ट. So no, I cap and J cap. नहीं. यार तुम लोग दिस इज रॉन्ग नहीं यार. ये nx और ny Sir, wrong है. का मैं ये लिख सकता हूं, ये सही है, लेकिन पिछला वाला सही नहीं था. तो क्या हो जाएगा, n इजिकल टू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर का रूट. तो कितना हो जाएगा आंसर, रूट 2t दैट इज रूट 2 mg. समझा यत्नेश. अब एक और सवाल लेता हूं. जो एक रोप है, ऐसा एक वायर ले लिया है, रोप ऐसे, और दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है. ऐसा होता है ना, वायर ऐसे हैंग कर दिया है. तो मुझे ना यहाँ पे टेंशन क्या है, व्हाट इज टेंशन. इसका रोप का मास m है और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है. इसका मास m है, तो ये टेंशन एट हिंज पॉइंट निकालना है. ट्राई इट. बच्चों यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग दिया हुआ था, रोप दिया हुआ था, इस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और मुझे यहाँ का टेंशन निकालना है. ओके. सो देखो किसका एबिलिटी ड्रॉ करेंगे, रोप का. तो रोप जो है इस वॉल पे पुल कर रहा होगा, लेकिन रोप कितना फोर्स लगा रहा है ये नहीं दिखाना है. रोप पे वॉल फोर्स लगा रहा होगा. सो व्हाट वी विल शो, दिस इज द टेंशन. ये टेंशन कौन लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, वॉल. यहां भी फोर्स ऐसा होगा. तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और इस पूरे रोप पे इसका वेट mg ऐसे लग रहा है. एक पॉइंट पे दिखा दिया टोटल वेट. तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं. किसका एबिलिटी ड्रॉ किया, रोप का. सो व्हाट वी विल डू, कहोगे सर यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे कुछ T1 होना चाहिए. अगर किसी ने मान लिया तो कहूंगा कि इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट बैलेंस करना है. तो ये और ये टेंशन सेम होगा बिकॉज ये थीटा सेम है.
तो टी और टी लिया तो ये कंपोनेंट कैंसिल, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg, 2t sin theta is equal to mg. This implies t पूछा था mg by 2 sin theta. मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सारे बच्चों ने ये निकाल लिए थे, निकाल लिया था क्या? हाँ सर। गुड, Yes, sir. तो आसान था। लेकिन पता है एक सवाल बड़ा परेशान कर देता है, अगर मैं पूछ देता हूं बच्चों से कि ये मिड पॉइंट पे टेंशन कितना है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल, इसको स्टार मार्क कर देना, मतलब टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, ये रहेगा सवाल। सर हाफ स्ट्रिंग का ड्रॉ करेंगे एफबीडी। फाइंड टेंशन in the rope at its mid point. तो अब सवाल ये आता है कि एफबीडी किसका ड्रॉ करें? क्या अगर हम सर उस पॉइंट पे इमेजिनरी ड्रॉ कट नहीं है। करेंगे तो यहाँ का टेंशन तो आएगा ही नहीं इक्वेशन में। So what we will do, we will draw FBD of this part, को एक हाफ का FBD ड्रॉ कर लेते हैं, कोई एक हाफ का ही FBD ड्रॉ करते हैं। तो उस केस में जब हम इस हाफ का ड्रॉ करें तो ये एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा और ये रोप इस पे फोर्स लगाएगा इधर का, मान लो ये है टी डैश, तो हम क्या लिखेंगे, इस पे लिखेंगे टी डैश इधर और इसका टी कॉस थीटा इधर, टी डैश इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, और टी तो निकाल चुके थे तो क्या हो जाएगा mg by 2 sin theta and cos theta. So मिड पॉइंट पे टेंशन आ गया mg by 2 cot theta. तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। जब बीच में कहीं पूछे तो हम इमेजिनरी कट करते हैं और इतने का एफबीडी या इतने का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, यहां से बॉडी को कट कर लेते हैं अपने दिमाग में। तो एक इंक्लाइन प्लेन लिया, पुली जो है मासलेस है, m 2m m। बता इसमें कितने स्ट्रिंग दिख रहे हैं, 1 2 3 है ना। लेट्स, इसको मैंने कह दिया T1 इस स्ट्रिंग में, इसमें स्ट्रिंग में कह दिया टेंशन T2, इस स्ट्रिंग में कह दिया टेंशन T3, और ये एंगल है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री।
मुझे निकालना है T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है। तो फर्स्ट फाइंड व्हाट इज T3, देन फाइंड T2, देन फाइंड T1। बच्चों इसमें सबसे पहले मैंने कहा T3, तो शायद तुम लोग डिसाइड कर ली होगे कि सर इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। इफ यू ड्रॉ एफबीडी ऑफ 3m, T3 इक्वल टू 3mg आ जाएगा। नाउ T3 तो निकल गया, T2 निकालना है। व्हाट इज T2? सो यू हैव टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ 2m। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, देखना यहां से इधर हो गया बच्चों T2, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। इस पे ड्रॉ करूंगा तो देखना T3 इधर होगा, T3 डाउन द इंक्लाइन। बच्चे गड़बड़ करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। करेगा और mg किधर होगा, mg सीधे डाउन, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। 2mg। और कोई फोर्स है क्या? यस सर, इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल वाला नॉर्मल n। तो कितने फोर्स हो गए? 4। अब देखो यहाँ पे मैं रिजॉल्व किधर करूं फोर्सेज को, x और y में कि along the incline and perpendicular to incline? along the incline perpendicular to incline। देखो तुम लोग ब्रिलियंट हो, सबको समझ में आ गया यार, इतने ब्रिलियंट तो तहलका मचा देगा तुम लोग। बहुत सही बताया। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अगर इधर और इधर लिया तो देखो ये और ये ऑलरेडी रिजॉल्व है। तो सिर्फ रिजॉल्व किसको करना है? mg को। अब ये एंगल है बच्चों 30 डिग्री, तो ये भी हो जाता है 30, ये भी थीटा हो जाता है। वहां पे थोड़ा जगह कंजस्टेड हो गया तो मैं समझा देता हूं। ये बहुत बार समझाया हूं, मैं फिर से समझा देता हूं। अनुश्रेष्ठ एकदम समझना इसको अच्छे से। अगर ये थीटा होता है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये पूरा 90 है। सो दिस एंगल इज थीटा। ये थीटा तो ये थीटा। सो इस 2mg का दो कंपोनेंट बच्चों, इधर हो जाएगा 2mg cos थीटा और इधर हो जाएगा 2mg sin थीटा। तो हमें अगर T2 चाहिए तो इस डायरेक्शंस का फोर्स लिखेंगे। एकदम 100% समझते जाना, किसी को तकलीफ ना हो, अदरवाइज ना पूरा फिजिक्स में स्ट्रगल करोगे। So for M2 consider forces along सर हमें T2 निकालना है या M2 निकालना है? फिर से बोलो। सर हमें M2 निकालना है या फिर T2 निकालना है? M2 है ही नहीं। बहुत डाउट पूछता है, बेकार का डाउट पूछता है। तो इधर का फोर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे? ब्लर हो गई। along the incline कौन सा फोर्स है? अब T2 है। नीचे कौन सा है? T3 नीचे है तो प्लस 2mg sin थीटा और माइनस 2mg sin 30। ऋषभ क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? हाँ सर। मैंने 10 मिनट तो अटेंडेंस ले रहे थे, उसमें देखो ये लिखा हुआ था कब से। ऐसे डाउट में टाइम नहीं वेस्ट करो यार। T3 प्लस 2mg sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2। T3 कितना था? निकाल चुके हैं 3mg, तो क्या हो जाएगा आंसर? 4mg। T2 आ गया 4mg।
कितने लोगों को पहले आ गया था, सॉल्व कर लिया था? सो बचा कौन सा? T1 निकालना है। मुझे लगता है इतना तो समझ में आ गया कि स्मॉल m का एफबीडी ड्रॉ करना है। यस सर। तो स्मॉल एम का एफबीडी अगर ड्रॉ किया तो स्मॉल एम जी बच्चों देखना इधर है। कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, T2 प्लस mg लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ n होगा, यहाँ n लिखे तो यहाँ पे कुछ n डैश लिख देता हूं, अलग होगा। और इस पे इधर हो गया T2, देखना इधर T2 और इधर T1 व्हाइट कलर से दिखाया। अगर मैं बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन में तो n डैश इक्वल टू mg हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में यही दो फोर्स है T1 एंड T2, सो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2, दैट मींस T1 इज आल्सो 4 mg। डिवाइस पे पढ़ाओ सर, वो बहुत ब्लर हो रहा है। नहीं सर बराबर। बराबर है सर। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, सर, कोई clear बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में 10 मिनट इस पे पढ़ा देता हूँ, है ना? पीयूष को बहुत देर से तकलीफ हो रही थी। सो नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं मैं। सर आपने कुछ लिखा है? हाँ बोलो। नहीं सर, थोड़ी देर से। जो दो स्फीयर है ना, और ये यहाँ टच कर रहा है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। दोनों का सेंटर ये है, और सेंटर सपोज एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, सेंटर वाला लाइन थीटा। दिस इज द सिचुएशन। और ये दोनों टच कर रहा है, ये लग रहा है कि इंटरसेक्ट हो गया, ये इंटरसेक्ट नहीं है, ये जस्ट टच कर रहा है दोनों। अच्छा, मुझे निकालना है कि ये वॉल इस पे लगा रहा है फोर्स N2, ये वॉल लगा रहा है N1, और यहां से नॉर्मल लग रहा है N। ठीक है, तो मुझे N निकालना है, क्या है N1 क्या है, N2 क्या है। ठीक है, तो अगर सपोज मुझे निकालना है N क्या है, या व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर, फाइंड normal force applied by
one sphere on other, sphere. दैट मीन्स मैं इस नॉर्मल की बात कर रहा हूं. लेट्स इसको एंडेस लिख देता हूं. बताओ अगर एंडेस निकालना है किसका एफबीडी ड्रॉ करना पसंद करोगे? M1 का. M1 का या M2 का? M2. M2 का ड्रॉ करना पसंद करेंगे, वो अभी पता चल जाएगा. तो क्या करोगे अगर एंडेस निकालना है बच्चों, तो ड्रॉ द एफबीडी ऑफ M2 एंड देन M2 पे जो फोर्सेज है वो कौन सा है, तो मैं दिखा रहा हूं इस पे. एक है M2G, ये N2 तो दिखाई दिया है, और N-, यही तीन तो है. और ये एंगल थीटा दिया है, तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे. तो क्या लिखूंगा? N- वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए सारे बच्चों को दिख रहा होगा. N- साइन थीटा इज इक्वल टू M2G. समझ में आ गया होगा? Yes sir. और अगर मैं N2 पूछूं तो N2 इज इक्वल टू N- cos थीटा. अब अगर मैं बात करूं कि N1 क्या होगा, N क्या होगा, तो किसके लिए एफबीडी ड्रॉ करोगे? M1. M1 के लिए. ड्रॉ एफबीडी ऑफ M1. फिर जो N- निकालो ये सब ड्रॉ होगा, और फिर N का वैल्यू निकल जाएगा. लेकिन अगर मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि ये एक साथ M1 M2 दोनों का ड्रॉ करता हूं एफबीडी, देन इट विल बी हेल्पफुल. और वो उस केस में हमें सवाल थोड़ा ज्यादा इजीली सॉल्व होगा. ठीक है, अगर मुझे N निकालना है तो अभी के लिए तो पहले M2 का एफबीडी ड्रॉ किया, उससे निकाला, फिर M1 का एफबीडी ड्रॉ किया, तब जाकर के N निकलेगा. तो इसके लिए मैं समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, ये समझना. लिख लेना इसको. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मीन्स मोर देन वन बॉडी. है ना? जब एक से ज्यादा बॉडी ले लिया एक साथ, तो उसको हम लोग कहेंगे सिस्टम. तो एफबीडी ऑफ ए सिस्टम में क्या करना बहुत छोटी बात है. बच्चों अगर सिस्टम लोगे तो उसमें क्या होगा, सिस्टम पे कुछ इंटरनल फोर्सेज होंगे और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे. दो टाइप का फोर्स होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल. अब बात करोगे सर इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं? चूंकि एक से ज्यादा बॉडी है सिस्टम में, तो फोर्स अप्लाइड बाय वन बॉडी ऑन अदर बॉडी ऑफ द सिस्टम. सुनाई दे दिया होगा? लिखा मैंने अच्छे से नहीं? बच्चों इंटरनल फोर्सेस किसको कहेंगे, क्लियर क्या? यस सर. और एक्सटर्नल जो लग ही रहा है. तो जब एफबीडी ड्रॉ करोगे सिस्टम का, तो उस केस में डू नॉट शो इंटरनल फोर्सेस.
मतलब सिस्टम का एफबीडी में हम सिस्टम का एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इंटरनल फोर्सेज, उसको हम नहीं दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज को दिखाएंगे, है ना। तो देखो ये बड़ा काम आसान कर देगा। तो इन द अबव एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द सिस्टम, तुम कहोगे सर ये तो सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। ये था M1, ये था M2। ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द सिस्टम। सो व्हाट आर द फोर्सेज देखना बता रहा हूं मैं। पहला M1G कौन लगा रहा? अर्थ। दूसरा M2G कौन लगा रहा? अर्थ। यहाँ पे N1, यहाँ पे N2 और यहाँ पे N। यही है एक्सटर्नल फोर्सेज। अगर मैंने सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ किया और सिस्टम रेस्ट में है, system is in rest, so net force must be zero. Net force must be zero. So what we will say that अगर हम vertical directions की बात करें, N is equal to M1G plus M2G. N is equal to M1G plus M2G, बहुत ही easily बता दिया। और N2 equals to N1. डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं N1 is equal to N2। ये बड़ा फेमस सवाल है कि N1 by N2 क्या होगा, तो बहुत इजीली कर दोगे, इट विल बी 1, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N1 है और N2 है। बहुत बढ़िया समीक्षा। तो अब दिख रहा है समीक्षा। तो सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। ओके, 2 और सवाल करते हैं। टाइम कितना हो गया? अभी टाइम है ना? ओके, तो सर एक सेकंड से तो 30 हो गया। लेक्चर सर अगला क्लास 9:30 को है सर। ओके चलो, तो मैं बंद कर देता हूँ।